हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, सब कुछ चुस्त दुरुस्त होंगे, तैयारी आपकी चल रही होगी जोर शोर से। आइए जरा मैं आपको बता देता हूं आज की जो वीडियो है हमारी वो किस बारे में है, किस सब्जेक्ट के बारे में है, किस लेवल के बारे में है। तो जी, सीएस एग्जीक्यूटिव, हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही प्यारा दुलारा सब्जेक्ट जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड देयर क्लोजर। यानी कि बिजनेस एंटिटीज जिनको सेटअप कैसे किया जाएगा, क्या उनकी फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और अगर भगवान न चाहे, भगवान न करें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, अब उस बिजनेस को बंद करना है, तो उसको बंद करने का क्या प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीजें इस सब्जेक्ट में कवर होती हैं। इस सब्जेक्ट में बहुत तरह के चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं आपको जितनी नॉलेज इस सब्जेक्ट में मिलेगी ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बट आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज देखो शुरुआत करने वाली बात है। इस सब्जेक्ट की जो शुरुआत करेंगे वो अगेन हम उसके पहले चैप्टर से ही करेंगे। कहां से फॉलो करेंगे भाई, हम अपना मॉड्यूल फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसको हम याद करेंगे, एंड बाकी चीजें हम समझेंगे जरूर। ठीक है ना, कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ, बट हाँ, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज पे ज्यादा इंसिस्ट करेंगे। ये हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव रहा करेगा, जो भी ये यूट्यूब सेशन है उसके अंदर। अब मेरी बात समझते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। देखो, आज हम लोग अपना लेसन 1 से शुरुआत करने वाले हैं। लेसन 1 का नाम क्या है? चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा कॉमर्स का देख रहा है, यानी कि मोस्टली आई एम अज्यूमिंग कि मोस्टली बच्चे जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है वो मोस्टली कॉमर्स के होंगे, तो आपको अपनी क्लास 11th के दिन याद आ जाएंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यहां पर भी डिट्टो वही के वही है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आज की क्लास इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ी दुनिया देखने से पहले एक उसका छोटा सा ट्रेलर देखना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपका एकदम एक तरीके से वार्म अप करवा देगा। इसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ये कहें कि एग्जाम में सर कितने मार्क्स का आएगा, तो मान के चलिए कि एग्जाम में से इसमें से आने के चांसेस ना के बराबर हैं। आ भी गया तो जो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा वही टॉपिक आ जाएंगे यहां से, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। अगर मैं आपसे एक और बात कहूं कि इस चैप्टर के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, बट आगे जाकर सेपरेट इनके ऊपर चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर सेपरेट टॉपिक्स है जहां से पक्का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक मीठा मीठा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बाकी सारी चीजें तो हमारी भाई आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो जी, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। पहले बात, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, आप एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किन चीजों का है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी भी कलर को फॉर्म करना है तो हमारे पास वो 5-6 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब 5-6 अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसमें जैसे ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है। आप उनका अगर मिश्रण करोगे ना तो आप किसी भी तरह का कलर बना सकते हो। ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। सिमिलरली 4 चीजें होती हैं, 4 जरूरी चीजें होती हैं, जिसमें हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब मेहनत करने वाला कोई मजदूर, और कैपिटल मतलब उस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा, और एंटरप्राइज मतलब उस तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई इंडिविजुअल, यानी कि बिजनेसमैन। अगर ये 4 चीजें मिल जाएं तो किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है। उस अरेंजमेंट से वो किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है। अब अगर कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करता है, तो यार देखो, इंडिया के अंदर उसे अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी शुरुआत करना चाहता है। जिससे मेरा मतलब क्या है कि अगर देखो, लेट सपोज मैं हूं, अगर मैंने अभी लेट सपोज अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने अपनी सीए सीएस कुछ भी कर ली है, और उसके बाद अब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं अकेले बिजनेस करूं, जिसको हम कहते हैं कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में जाऊं, या फिर मैं चाहता हूं कि यार नहीं 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 यार, मेरे को अकेले डर लगता है, मुझे मेरे साथ कोई साथी चाहिए। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकता हूं, है ना। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैसे और कर सकता हूं? अगर मैं सीएस बनने के बाद मैं प्रैक्टिस में आ जाता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, पार्टनरशिप कर सकता हूं। फिर मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार, पार्टनरशिप तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, मुझे और बड़ा बिजनेस करना है, तो इसी में मैं एलएलपी भी कर सकता हूं। अच्छा, अगर मेरे को और बड़ा बनने का मन है तो मैं और क्या कर सकता हूं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा सकता हूं। यानी कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैं किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर रहा हूं। तो यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं जो आप चूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आइए जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ,
सही है, चल रहा है ना, मेरे को बस यही चेक करना था। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स, सारी की सारी नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ बिजनेस, जो भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए चाहिए इन एन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। ऑप्टिमाइज्ड मैनर मतलब होता है एफिशिएंट मैनर, यानी कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप निकाल पाओ, ऐसा अरेंजमेंट उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं बट मैंने हाईलाइट सिर्फ उन चीजों को करा है कि जिनको आप पढ़ के आपको एक फेयर समरी अच्छी खासी आपको पता चल जाएगी, और एग्जाम के लिए भी सिर्फ उतना पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा। अब अरेंजमेंट विच फॉलोज दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स, ये जो अरेंजमेंट है जो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है इन सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का, रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग, शुरू करने, एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप फॉर्म कर रहे हो, ये सारे के सारे प्रोसेसेस को करने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए जरा, हमारे पास कौन कौन से मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि हम जिस टाइप में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा। फिर क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बंदा, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग। पर अच्छा, उसके बाद आप क्या है, अगर आप एक हिंदू फैमिली हैं तो आप क्या कर सकते हो, मिलकर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी चला सकते हो। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, यहां पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आगे इसके चैप्टर में और डिटेल में बात की जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एक हिंदू फैमिली जो कि अनडिवाइडेड है, यानी कि जॉइंट है। अब वो चाहते हैं कि मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसमें वो क्या करेंगे, जितने अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स जो भी उस हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज को एक जगह पूल कर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस बना देंगे। उसका कौन होगा, एक कर्ता होगा। कर्ता कौन होगा, जो लीडर होगा घर का, और वो क्या करेगा, उस बिजनेस को ऑपरेट करेगा, और बिजनेस चलाने के बाद जो भी पैसा आएगा वो घर के जो मेंबर्स हैं वो उस प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है कि भैया एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इस वाले में तो ये थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। आप देख लो, हमारे यहां पर, हमारे जो इंडिया में जो सबसे बड़े जो बिग फोर कंपनीज हैं वो क्या है, सारी की सारी एलएलपीज हैं। आपकी पीडब्ल्यूसी हो गया, आपकी केपीएमजी हो गया, आपकी अर्नस्ट एंड यंग हो गया, ये सारी की सारी एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टनर्स की, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर क्या है, आप मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हो, सिर्फ 50 पार्टनर हो सकते हो, इससे ज्यादा पार्टनर हो ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी, अरे यार ये बड़ी अजीब टाइप की कंपनी है सेक्शन 8। मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लर्निंग सेक्शंस कि आपको सेक्शन याद होने ही चाहिए, बट हाँ कुछ सेक्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसमें सेक्शन 8 इज वन ऑफ द सेक्शंस। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ कंपनी जिसका मकसद क्या है, उसका मकसद प्रॉफिट बनाओ, बट वो जो प्रॉफिट है ना वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूज कर रहे हो। आप लेट सपोज किसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, आप किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, किसी सोशल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो, यानी कि समाज के कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए अगर आपने कोई कंपनी खोली है तो वो आपकी सेक्शन 8 वाली कंपनी में कवर हो जाएगी। अब अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी देगी, बिल्कुल देगी, इसलिए इसे बाकी कंपनीज से अलग रख के करा गया है, इसे सेक्शन 8 कंपनीज का नाम दिया गया है। पर इसमें एक बड़ी शर्त होती है कि यहां पर जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो किसी को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो उस काम को प्रमोट करने के लिए होगा जो काम के लिए कंपनी बनी है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी है, ना कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर आती है हमारी कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, देखो यार, जब भी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी देखो नाम में आ रहा है कोऑपरेट, यानी कि कई सारे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पीड़ित हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार अलग अलग हम लोग रहेंगे तो हम लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, और एकता में ही क्या है, ताकत है। तो हम लोग सारे मिल जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे और एक सोसाइटी बना लेंगे और एक कॉमन कॉज के लिए लड़ाई करेंगे। ये हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये यूजुअली हम लोगों ने कहां पे देखा, ये एग्रीकल्चर के अंदर आप ये एग्जांपल्स आपको जरूर मिल जाएंगे। जहां भी अनाज मंडियां होती हैं, यहाँ पे देखो अब हर शहर में एक बड़ी अनाज मंडी होती है, वहां पे किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है।
सो दैट जो बीच के मिडिल मैन होते हैं वो लोग उनका शोषण ना कर पाए, यानी कि किसानों से अननेसेसरी प्राइस में सामान ना खरीद लें। इसलिए वो क्या करते हैं, मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी किसान को बेवकूफ ना बनाया जाए, उसको ऐसा ना हो कि नुकसान का सौदा करना पड़े। ठीक है, फिर आती है हमारी कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और आती है फिर हमारी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन होती है, पब्लिक कंपनी कौन होती है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, वैसे बता देता हूं। देखो, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट में। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये है कि वो कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है ना। और प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, जहां पर शेयर्स को ट्रांसफर करने का अथॉरिटी नहीं होती, आप पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है ये चीज। ये तीन चीजें हैं एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाती हैं, और जो ये तीन चीजें नहीं करती हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी पब्लिक कंपनी में आ जाती हैं। ओके, आइए जरा देखते हैं। देखो, चॉइस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, चॉइस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी विल डिपेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ सच एंटिटी। यानी कि चॉइस, आप कौन सी बिजनेस एंटिटी को चूज करना चाहते हो, आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना चाहते हो, आप सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हो, आप पार्टनरशिप में अनलिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चूज करना चाहते हो। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यार आप किस जगह हो, आप किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, वो सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करोगे। अब कौन से फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें चूज करना है। आइए जरा एक बार देखते हैं। फैक्टर्स दैट विल गवर्न द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है। देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे पार्टनरशिप इज सुटेबल इन ऑल दोस केसेस वेयर द सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल provided the business is to be carried on a slightly bigger scale with the help of one or more partner। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मुझे एक छोटे स्केल पे बिजनेस चालू करना है, मुझे मान लेते हैं एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। अब यार स्टेशनरी की एक नॉर्मल सी मुझे दुकान खोलनी है, उसके लिए मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर लूं, इस बात में कहीं से कोई समझदारी नहीं है। क्यों यार, एक स्टेशनरी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए मुझे लिमिटेड स्पेस चाहिए, जिसके लिए जो पैसे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी होंगे, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। अगर नहीं भी होंगे तो मैं बैंक से लोन ले लूंगा, पर हाँ इससे फायदा क्या होगा, मैं सोल प्रोप्राइटर रहूंगा। कब शटर उठाना है, कब शटर गिराना है, ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में रहेंगी, और मैं क्या करूंगा, सारा का सारा कंट्रोल अगर मेरे हाथ में होगा, एक बंदा ही उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है आराम से, क्योंकि यार लिमिटेड सेल्स होगी, लिमिटेड कस्टमर्स होंगे, ऐसा भी नहीं है कि हैंडल करने में मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मान लेते हैं कस्टमर बेस मेरा बढ़ भी जाता है तो मैं एक छोटू रख लूंगा दुकान पे, बट मैं अपनी दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही चलाऊंगा। बट हाँ, अगर मान लेते हैं कि मुझे अगर स्टेशनरी की शॉप की कोई फ्रेंचाइजी खोलनी है, यानी कि मान लेते हैं मुझे 3-4 फरीदाबाद के अंदर ही 3-4 दुकानें और खोलनी है, तो मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा यार किसी को पार्टनर बना लेता हूं, यानी कि मैंने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर लिया कि एक पार्टनर मेरा इस दुकान पे बैठेगा, एक पार्टनर मेरा इस दुकान पे बैठेगा, मैं खुद इस दुकान पे बैठूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप मोर और लेस सिमिलर टाइप के हैं। बस देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल है कि सबसे छोटा लेवल ऑफ आप बिजनेस कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर उसी में अगर आप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद आइए सर्विस सेक्टर अगर हो गया, देखो जैसे सर्विस एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि होटल हैं, लॉजिंग पैलेसेस हैं, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हैं, है ना, कैन बी अंडरटेकन इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। सिमिलरली बिजनेस लाइन सच एज कैरिंग ऑन लार्ज चेन स्टोर्स, अब देखो लार्ज चेन स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, सुपर बाजार्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज। वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी बड़ा हो जाता है, भाई वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप करना पॉसिबल नहीं होता। एक अकेला बंदा इतना बड़ा बिजनेस संभालने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। देखो इसके कई रीजन है, एक तो उसके पास उस बिजनेस को करने के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, रिस्क अनलिमिटेड रहेगा, बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि यार आपके पास इतनी मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होगी। एक सोल प्रोप्राइटर बेटा रजनीकांत थोड़ी ना है कि उसे सब कुछ आता है, यार वो एक लिमिटेड टाइम तक, देखो छोटे लेवल पे आप हर चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको पता होता है ना कि कई लोग होते हैं मतलब मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको डांस भी करना आता है, उन्हें गाना भी गाना आता है, कहां तक ये सही चीज लगता है, शादी ब्याह में, पार्टीज में, कॉलेज के फंक्शन में नाचना है तो मैं कह रहा हूं अरे भाई ये लड़का नाचता भी है। बास्केटबॉल में थोड़ा सा भाई 4 बार मैंने बास्केट के अंदर डाल दी है ना ड्रिबल करते हुए, तो कह रहा है कि इस बंदे को बास्केटबॉल भी आता है, अच्छा ये बंदा गाता ही बहुत अच्छा है।
बट एक बात बताओ, ये छोटे लेवल पे, ये कॉलेज लेवल तक ये चीजें चलती हैं। उसके बाद अगर आपको जाना है इंडियन आइडल में या फिर आपको जाना है डांस प्लस के अंदर, तो भाई वहां पे आपको प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा। सिमिलरली अगर छोटे लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो बंदा सारे काम कर सकता है। वो मैनेजर भी बन सकता है, वो कैशियर भी बन सकता है, वो मतलब विजिलेंस रखने वाला भी बन सकता है, सब कर सकता है। बट यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब बड़े लेवल पे हो जाती है, वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर काम ही कर पाएगा। बाकी कामों के लिए ही नीड पर्सनल, उसे एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, उसे और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको इंसिस्ट करती हैं, फोर्स करती हैं कि आप अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज करो। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बात नहीं बनेगी, अब आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना होगा। ठीक है। देन उसके बाद देखो, अगली चीज क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। मैंने आपको बता दिया है कि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करेगा कि आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। यानी कि अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, आप बहुत छोटे लेवल पे हो तो प्रोप्राइटरशिप से काम चल जाएगा। उससे थोड़ा सा लेवल आपने बड़ा किया तो आप फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी काम कर सकते हो। आप अगर प्रोफेशनल्स हो और आप बिल्कुल बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरी लाइबिलिटीज बहुत लिमिटेड रहें, मेरी लाइबिलिटीज सिर्फ उतनी रहें जितना मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप एलएलपी के अंदर जा सकते हो। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है कि जब कुछ नहीं, तो फिर आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं वो ये है, आप लोगों को पता होगा कि बिजनेस के अलग अलग स्केल के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्लासिफाई कर रखी हैं। यानी कि एमएसएमई एक्ट है एक हमारा, ये देखो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अंदर गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए रिलेटिवली छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटे मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जितने छोटे नहीं, उनसे बड़े, बट हाँ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उनको सपोर्ट करने के लिए कैटेगरी बना रखी है, माइक्रो, फिर स्मॉल और फिर कौन से हो जाएंगे, मीडियम एंटरप्राइजेस। लार्ज वालों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। अब जरा देखना कि कौन सी कंपनी माइक्रो होगी, कौन सी कंपनी स्मॉल होगी और कौन सी कंपनी मीडियम होगी, ये किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे डिसाइड होगा, आइए जरा देखते हैं। माइक्रो, माइक्रो कौन सी है, अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब उस कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट्स अगर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज है, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और जो टर्नओवर है वो भी मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का ही है, तो फिर वो माइक्रो कैटेगरी में आ सकता है। फिर उसके बाद स्मॉल कैटेगरी में, स्मॉल माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है। स्मॉल में कौन सा आएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ के कितनी हो गई है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है आपकी, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, तो आप स्मॉल में आ जाओगे। एंड टर्नओवर भी देखना है हमें कि टर्नओवर मैक्सिमम कितना होगा, 50 करोड़ होगा। फिर उसके बाद मीडियम वाले में क्या आ जाएगा, मीडियम वाले में होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आपकी मिनिमम 50 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट मिनिमम, मिनिमम क्यों लिख रहा हूं यार, सॉरी गलती हो गई, मैक्सिमम, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई हमारी, 50 करोड़ रुपए है, और टर्नओवर मैक्सिमम कितना है हमारा, 250 करोड़ रुपए है, तो हमारा किसमें आ जाएगा, मीडियम के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि सर टर्नओवर 250 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है यार, ये लिमिट्स ना, जैसे जैसे आपकी देखो, ये लिमिट्स आपको क्या लगता है पहले भी इतनी थी, ये अपडेट होती रहती हैं। देखो ना, ये लिमिट अभी चेंज हुई है, कब चेंज हुई है, 1 जुलाई 2020 से चेंज हुई है। इससे पहले लिमिट और भी कम थी, आने वाले टाइम में ये लिमिट और बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कंट्री का स्केल ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमी जैसे जैसे मूव करेगी, वैसे वैसे ये लिमिट को भी हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। फिर माइक्रो का मतलब अलग हो जाएगा, मीडियम का अलग हो जाएगा और स्मॉल का अलग हो जाएगा। एक और बात समझना, अब आपको याद अगर करना हो तो कैसे याद करेंगे, आप एक सिंपल सा रूल समझो कि देखो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में जो डिफरेंस है वो 1/5 का है। यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 5 टाइम्स क्या है, उसका टर्नओवर है। उसके बाद देखो शुरुआत कहां से हुई है, 1 करोड़ से, कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, माइक्रो के अंदर, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है माइक्रो के अंदर, और टर्नओवर कितना है उसका 5 टाइम्स, यानी कि 5 करोड़। 1 के आगे 0 लगा दो, 5 के आगे 0 लगा दो, तो देखो 10 और 50 कितना हो गया बेटा, स्मॉल का हो गया। यानी कि 10 टाइम्स माइक्रो का 10 टाइम्स कौन सा है बेटा, स्मॉल वाला है। उसके बाद मीडियम में कितना होगा, इसको याद करने का देखो तरीका थोड़ा अलग है। जहां पे टर्नओवर ऑफ स्मॉल खत्म हो रहा है, वहां से इन्वेस्टमेंट ऑफ मीडियम शुरू हो रहा है। और मीडियम का इन्वेस्टमेंट आ गया
उसके बाद इंटू 5 कर देंगे तो 250 करोड़ रुपए टर्नओवर आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो अगर मुझे याद करना हो तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले माइक्रो कौन सा है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर कितना है 5 करोड़। ठीक है सर। उसके बाद जीरो लगा देना है हमें, मीडियम सॉरी माइक्रो स्मॉल के लिए मुझे क्या कर देना है, जीरो लगा देना है, यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर हो जाएगा 50 करोड़। ठीक है सर। अच्छा सर, आपने बताया था कि 50 करोड़ से शुरुआत होगी इन्वेस्टमेंट की ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 50 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर कितना होगा 5 टाइम्स यानी कि 250 करोड़। सर याद हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, और एक चीज और बता दूं आपको, यहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और ये एंड लगा हुआ है बीच में, एंड, यानी कि ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। यानी कि अगर लेट सपोज इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ से कम है बट आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है पर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आप माइक्रो में नहीं रहोगे दोस्त, फिर आप स्मॉल में शिफ्ट हो जाओगे। यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो आपकी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है देन ओनली यू कैन बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस, अदरवाइज यू विल बी शिफ्टेड टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, हो गया जी हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम फिर अगला, हाँ अगला क्या चीज है कि अगला कौन सा फैक्टर है जो हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। तो जी अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस अगला फैक्टर है मैनेजरियल एबिलिटी। सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजरियल एबिलिटी की ना तो इतनी जरूरत होगी और जितने की जरूरत है वो सोल प्रोप्राइटर संभाल लेगा। इतना तो भाई गल्ले पे बैठ के ठोकर खा के बंदा सीख ही जाता है। बट हाँ, बात जब आती है बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप रिलायंस जैसे टॉप नॉच बिजनेस फर्म बन जाते हो, मुकेश अंबानी कितने भी पढ़े लिखे हों, भाई साहब अकेले नहीं संभाल सकते। इतने एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस होता है, R&D होता है, आपका सेल्स अलग होता है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का अलग होता है, उसके लिए यू हैव टू हैव सम एक्सपर्ट्स और वो एक्सपर्ट्स आपको हायर करने पड़ेंगे, इसलिए आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि देखो अगर मेरी इच्छा है कि मैं सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, भाई किसी और के हाथ में कंट्रोल नहीं देना, मुझे जो मेरी ओनरशिप है उसे लिक्विडेट नहीं करना है, मतलब डिसॉल्व नहीं करना है, मुझे सारी की सारी कंट्रोल मेरे हाथ में चाहिए, तो भैया तू सोल प्रोप्राइटर ही बन। हद से हद अगर तेरे को करना है कि तेरे साथ कोई शेयर करने वाला हो या तो तेरा फैमिली मेंबर या तेरा कोई दोस्त, तो तू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर ले, क्योंकि कंपनी में तो तेरा सपना पूरा होने नहीं वाला। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई आपके साथ आपके शेयर होल्डर्स भी कंट्रोल को शेयर करेंगे। तो अगर आपको कंट्रोल अच्छा चाहिए तो आपको छोटे लेवल पे यानी कि सोल प्रोप्राइटर इज बेस्ट फॉर यू। बट हाँ, आप तैयार हो अपने कंट्रोल को लूज करने के लिए, देखो फिर भी आपका जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है वो आपके पास रहेगा। जैसे रिलायंस के अंदर बेटा अभी मुकेश अंबानी का अच्छा खासा कंट्रोल है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टाटाज में, तो आपका जो टाटा ग्रुप है उसके अंदर जो हमारी टाटा फैमिली है उसका अच्छा खासा कंट्रोल है। बट आप फिर भी क्या कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, आपको जैसे लेट सपोज कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके लिए आपको बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट कंट्रोल, यूनानिमस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप ओके हो कि हाँ भाई थोड़ी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो भी जाए तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। अब डिग्री एंड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अकेले बिजनेस करते हो, सोल प्रोप्राइटर हो, तो अच्छी बात यह है कि जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा हमारा, बुरी बात यह है कि अगर लॉस हुआ तो वो भी सारा का सारा हमारा, यानी कि रिस्क सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा होता है। और अगर लेट सपोज आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि फॉर सम रीजन कुछ गलत कारणों की वजह से आपकी जो लाइबिलिटीज है बिजनेस की वो एक्सीड कर जा रही हैं आपकी असेट्स को, तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर है उसे अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे, उसकी पर्सनल असेट्स भी अफेक्ट होंगी उस केस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिस्क है सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा है कि भाई घर तक बात आ रही है, घर नीलाम हो जाएगा हमारा। बट अगर यही बात करूं मैं किसकी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी सेम टू सेम है। जो पार्टनरशिप 1932 वाली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप है जिसे हम अनलिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं, उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है। वो कुछ नहीं है, बस सोल प्रोप्राइटर, 2-3 सोल प्रोप्राइटर्स को प्लस कर दो तो पार्टनरशिप बन गई है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है खास। ऑन दी अदर हैंड एलएलपी में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, नाम में ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब क्या है कि बात घर तक नहीं जाएगी, बात यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। यानी कि जितना पार्टनर ने फर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रखा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो लूज हो जाएगा। बहुत बुरे दिन आ गए तो भी घर से आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि रिस्क एलएलपी के अंदर कम है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा, जब मैं पार्टनरशिप बोलूं तो समझ जाना 1932 वाली पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, नॉट एलएलपी 2008 की। और कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के अंदर भी सेम है कि कंपनीज में भी देखो क्या होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड होती है ना, जैसे रिलायंस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड जो नाम के आगे लिमिटेड आ रहा है उसका मतलब ही क्या है कि भाई यहां पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द अमाउंट जितना भी अनपेड है ऑन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये बात आपको समझनी होगी। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। यार देखो, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अनदर फैक्टर दैट गवर्न्स द चॉइस ऑफ एन ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अ स्टेबल बिजनेस इज प्रेफर्ड बाय द ओनर्स in so far as it helps him in attracting suppliers of capital who look for safety of investment and regular return, and also help in getting competent and workers, managers who look for security of service and opportunities of advancement. From this point of view, sole proprietors are not stable, although no time limit is placed on them by law. सिंपल सी बात है भाई, सोल प्रोप्राइटर्स को कोई भी बंदा आंख बंद करके लोन दे दें, कोई भी टैलेंटेड इंसान उसके यहां नौकरी कर लें, इस चीज की स्टेबिलिटी वहां पे नहीं मिलेगी। यानी कि सोल प्रोप्राइटर स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होते। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस कोविड काल के अंतराल ही हमारे घर के पास ही एक मार्केट है, खाने पीने की अच्छी इंतजाम है वहां पे। 2020 से अभी तक वहां पे कुछ दुकानों का सेट, 5-6 दुकानें हैं वहां पे, अब तक कम से कम 3 से 4 बार एक दुकान खुली, बंद हुई 2 महीने के अंदर, फिर दूसरी दुकान खुली, बंद हुई 2 महीने के अंदर, तीसरी दुकान खुली, बंद हुई 2 महीने के अंदर। यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। काम करते हैं बेचारे, आते हैं देखते हैं कस्टमर है ही नहीं, सुबह शाम का लॉकडाउन लग जाता है, इस चक्कर में भाई स्टेबिलिटी तो है नहीं। बट मुझे एक बात बताओ, आपने कितनी बड़ी कंपनीज है उनको बंद होते हुए देखा है? बंद हुई होंगी, क्राइसिस हुई होगी, बट आप देखो फिर भी कंपनीज के पास संभलने का एक टाइम होता है। यानी कि उनके पास लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बैंक उनको संभलने के लिए लोन जल्दी दे देते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोल प्रोप्राइटर पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि भाई क्या सोल प्रोप्राइटर के लिए बंद होने के लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना है। शटर उठाया तो खुल गई दुकान, शटर बंद कर दिया तो दुकान बंद हो गई, इतना ही है ना भाई, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई देखो बड़े फॉर्म में, जो बड़े फॉर्म ऑफ, देखो आपको मैं वैसे समझाता हूं, एज फार एज पॉसिबल द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूजन should allow flexibility of administration. Flexibility of administration is closely related to internal organization of business. That is the manner in which organizational activities are structured into department, sections, units with a clear definition of authority and responsibility. देखो, in case of companies, administration is not that flexible because its activities are conducted on large scale and they are quite rigidly structured. Thus, in the form of structures, many substantial change in the existing line of business activity, say from cotton textile to sugar manufacturing, may not be permitted by law if such a provision is not made in the object clause. मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इतना आपने रीड किया, एक सोल प्रोप्राइटर है, अगर लेट सपोज मान लेते हैं एक डिसेंट लेवल पे वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ दुकान के तक रह जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर ठीक ठाक एक इंडस्ट्री भी खोल लेते हैं। आप ऐसा मत समझना कि हमेशा प्राइवेट कंपनी ही बड़े जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। जो संभालने वाले हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल के ही बैठे हैं सोल प्रोप्राइटर लेवल पे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सोल प्रोप्राइटर अगर चाहें तो देखो यार, जब भी चाहें कोई भी नए बिजनेस लाइन में अपना घुस सकता है। यानी कि अगर लेट सपोज वो आयरन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आयरन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है और वो चाहता है कि आयरन से वो स्टील पे भी शिफ्ट होना चाहे, तो जब चाहे वो काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसे कब करना है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, फाइनेंसिस का इंतजाम है या नहीं है, इन चीजों को देखते हुए। बट अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनीज के अंदर ये चीज इजी नहीं है। कंपनीज एक तो बड़े लेवल पे काम करती हैं, बड़े लेवल पे काम करने की वजह से क्या है कि जो उनका स्ट्रक्चर है कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स वाला सेल्स कर रहा है, ये डिपार्टमेंट इस चीज का है, ये प्रोडक्ट डिवीजन इस चीज का है, वो चीज काफी रिजिडली पैक्ड है। यानी कि जिसका जो काम है वो वही कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी जिसके फाउंडेशन पे बनी होती है, उसमें क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होता है कि कंपनी किस काम को करने के लिए बनी है।
और उस काम के अलावा या उस काम से जुड़े हुए कामों के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है। अगर वो करना चाहती है तो उसे कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे मेमोरेंडम के अंदर, यानी कि जब वो चाहे नई चीज चालू करे, जब वो चाहे पुरानी चीज बंद करे, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप छोटे लेवल पे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में रहो। बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है, आप रिजिडनेस में काम चला सकते हो, तो फिर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर सकते हो। ओके, देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में वही सेम बात आ जा रही है कि अगर आप प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मेजर ऑफ द प्रॉफिट या लॉस आपके पास रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आप करिए ना, किसने मना किया है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ प्रॉफिट का प्रॉफिट का अमाउंट ओवरऑल एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा आ जाए और शेयर करने को प्रॉफिट आप तैयार हो कि हाँ यार मैं डिवाइड करने को तैयार हूं प्रॉफिट टू द डिफरेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, देन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर यू गाइस। ओके, कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन बड़ा ऑब्वियस है। अगर मैं कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना और बंद करना की कॉस्ट सबसे कम है, पार्टनरशिप की उससे थोड़ी ज्यादा। फिर उसके बाद देखो आपका जो भी लेवल है, जहां पे भी कंप्लायंसेस, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट कम है वहां पे कंप्लायंसेस कम है, जहां भी पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि अगर आपके बिजनेस से जनरल पब्लिक अफेक्ट होती है तो फिर उतनी ज्यादा रेगुलेशंस होंगी, उतनी ज्यादा कंप्लायंसेस होंगी। बट एक सोल प्रोप्राइटर से भाई कोई अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वो और उसकी फैमिली के अलावा, इसलिए उस पर कंप्लायंसेस भी कम है और कंप्लायंसेस कम है तो कॉस्ट कम आ जाती है। बट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो भाई दुनिया भर की कंप्लायंसेस है। ये हमारा जो कंपनी सेक्रेटरीज की जो रोजी रोटी है वो कहां से चलती है, इसी वजह से तो चलती है। अगर कंपनीज ना होती और कंपनीज में होने वाली रेगुलेशंस ना होती, उतने सारे फॉर्म्स ना होते, आरओसी का चक्कर ना होता, एमसीए का चक्कर ना होता, तो भाई साहब कंपनी सेक्रेटरी की क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन पूछता उनको, नहीं ना। इसी वजह से अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, अगर आप तैयार हो कि हाँ कितनी भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए मैं तैयार हूं सबके लिए, क्योंकि मैंने अपनी एक टीम बना रखी है, मेरी एक लीगल टीम है, मेरे पास एक कंपनी सेक्रेटरी है बिल्कुल क्वालिफाइड सा जो सारा काम संभाल लेगा, मुबारक हो, आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चालू कर सकते हो। बट अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो, आप कहते हो ना 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 ये सारी चीजें तो पचड़ा है, तो भाई आप सोल प्रोप्राइटर तक ही रहो, आपकी वहीं तक की औकात है। औकात वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, बट आप वहीं तक की आपकी है, आप उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करो। देन उसके बाद टैक्स इंप्लीकेशन। भाई टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ कोर्स सी बात है कि टैक्स इंप्लीकेशन जितना आप बड़े लेवल पे जाओगे टैक्स इंप्लीकेशन उतनी ज्यादा होगी, जितने छोटे लेवल पे रहोगे टैक्स इंप्लीकेशन उतनी कम होगी। कितने सोल प्रोप्राइटर्स हैं भाई जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी होगी, जिन्होंने टैक्स क्या होता है बस उनको इतना पता है कि जीएसटी है। भाई देखो जीएसटी भी एक सर्टेन लिमिट के बाद ही है ना, वो जो 40 20 40 60 वाली जो लिमिट होती है उसके बाद ही जीएसटी की जरूरत पड़ती है। कितनी पान की दुकान है उनको पता ही नहीं होता कि टैक्स है क्या चीज, अच्छा इसके लिए भी आईटीआर भरनी पड़ती है, अच्छा 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 जीएसटीआर 3 भी होती है, ओहो जीएसटीआर 1 होती है, उनको कुछ नहीं पता भाई, उनको कोई लेना देना नहीं है, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट का उन्होंने कभी ऑफिस नहीं देखा। बट कंपनीज के साथ ऐसा है क्या भाई, आप अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, आपने जीरो प्रॉफिट कमाया है, इवन दो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, आपको जीएसटी रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर जियोग्राफिकल मोबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड मेड अवेलेबल also plays a vital role in choosing the type of business organization. If a concern deals with local market, a seasonal product, a perishable goods to cater only a specific city locality, then sole proprietorship or partnership form of business may be suitable. भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो एक लोकेलिटी तक ही सीमित है, जो एक लोकेलिटी तक ही सीमित है, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है आप सोल प्रोप्राइटर छोटे लेवल पे करो, क्योंकि आपको स्केल तो बड़ा करना नहीं है, आपको मल्टीपल ऑफिसेज मल्टीपल ब्रांचेस तो चाहिए नहीं, तो आप सोल प्रोप्राइटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अपना बिजनेस का स्केल बड़ा करना है, नेशन वाइड करना है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड करना है, तो बाबू आपको कंपनी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यार ये आगे के सिंपल सी बात है, आप अच्छा थोड़े से बच्चे हैं बता ही देता हूं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। देखो सोल प्रोप्राइटर one person entity does not lend itself to transferability of ownership, as the owner himself enjoys profit and suffers the losses in the business. Partnership form of business is one where two or more partners share profit or losses in the agreed proportion. If a partner exits, the partnership may decide to induct a new partner with benefits of ownership and share of profit or losses. एक सिंपल सी बात है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो एक बंदा दूसरे कंपनी को बंदे को शेयर बेच के
अपना जो शेयर है उसे बेचकर वो क्या कर सकता है, ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है। बट अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो सब कुछ वही है, वही है। अगर वो मर गया तो वो गया, हद से उसका बच्चा जो है वो उस दुकान को चला सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी वहां पे अलाउड नहीं होती। बट हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कई बार आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, आप एक रनिंग बिजनेस कर रहे हो, रनिंग बिजनेस को आप चलते फिरते को एक लमसम अमाउंट में किसी को सेल कर सकते हो, यू कैन ट्रांसफर। बट मोस्टली इस चीज को इन जनरली कहां पे देखा गया है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इजिली आप ट्रांसफरेबल होती है चीजें। बट वो भी कब होती है, जब आप पब्लिक कंपनी हो। पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम जब आप लिस्टेड कंपनी हो कि शेयर्स लिस्टेड होंगे तो आप इजीली प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे उनको एक्सचेंज कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में तो ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड ही नहीं है। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज आपके पास एक नॉमिनी होगा, आपका अपना नॉमिनी, आपको कुछ हो जाता है तो आपकी नॉमिनी को वो शेयर मिल जाता है, जिसे हम ट्रांसफर भी नहीं कहते, हम तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाओ मैनेजरियल नीड्स। मैनेजरियल नीड्स अगर आपकी कम है तो सोल प्रोप्राइटर, मैनेजरियल नीड्स ज्यादा है तो आप कंपनी में चले जाओ। सीक्रेसी, हाँ, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको सीक्रेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल, इसको थोड़ा एक स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपको हर चीज को सीक्रेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, आप नहीं चाहते हो कि ज्यादा लोगों से उस चीज को शेयर करना, तो भाई ओनर्स जितने कम होंगे उतना सीक्रेट रह सकता है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और मैक्सिमम पार्टनरशिप तक ये चीज ओके है। बट हाँ, आप अगर आप ऐसे बिजनेस में हो कि अगर जैसे लेट सपोज की, पर ना आज की डेट में ये चीजें थोड़ी सी, जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, या पेटेंट्स हो जाते हैं, इस चीज के बाद ये चीजें थोड़ी कम भी हो गई हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोका कोला है, कोका कोला का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, सिरप है ना, जिसको बहुत कम, शायद मैंने जितने फैक्ट सुने हैं, पता नहीं सच है झूठ है, कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, और वो 2 लोग कभी भी एक साथ ट्रेवल नहीं करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी सुनी है। बट फिर भी कोका कोला एक फॉर्म ऑफ कंपनी है, एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसका बाई स्टॉक एक्सचेंज में बकायदा शेयर लिस्ट है। बट वो आराम से उसको सीक्रेसी उसने आज तक मेंटेन कर रखी है। तो अगर स्टिल छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं हम, कोका कोला जैसे ग्रैंड लेवल पे नहीं जा रहे, कि अगर आपके बिजनेस के लिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कि आपका सप्लायर कौन है, आपका कस्टमर बेस कौन है, आप ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हो, तो भाई साहब आपका बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोल प्रोप्राइटर। बट हाँ, अगर आप तैयार हो कि हाँ कुछ ओनर्स के साथ अगर सीक्रेसी इतनी है ही नहीं, मतलब नॉर्मल सा बिजनेस है, आप चाहते हो कि हाँ सीक्रेसी शेयर हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दैट केस आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे करीम्स हो गए, जो चिकन वगैरह की जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ये टुंडे कबाब हो गए आपके लखनऊ के, वहां पे उनकी एक सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट मसाला होता है। तो वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ही उस बिजनेस को रखना चाहते हैं, कि जनरेशंस, कि जो मेरे बच्चे हैं सिर्फ उनको पता चले, उनके बच्चे हैं सिर्फ उनको पता चले, बाकी लोगों को ना पता चले। क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चल गया और वो रेसिपी रिवील हो गई तो भाई बाकी लोग भी उस प्रॉफिट को एंजॉय करने लग जाएंगे। तो इस वजह से सीक्रेसी रखने के लिए यू हैव टू हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, अदरवाइज आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस या कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर सकते हो। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो भाई सबसे ज्यादा किसके अंदर है, जब सोल प्रोप्राइटर हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, कभी भी दुकान खोलो, कभी भी दुकान बंद करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, ना आपको कोई रिटर्न भरनी है, ना आपको कोई मीटिंग रखनी है, ना आपको कोई कंप्लाइंसेस करनी है, सरकार को बताना ही नहीं है। बट अगर आप कंपनी हो तो भाई साहब आप सांस ले रहे हो, आप इस चीज को भी एनुअल रिटर्न में लिखना पड़ेगा। आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब मैं सिर्फ इसे अतिशयोक्ति अलंकार से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस तो वहां पे बिल्कुल नहीं है। आपको एक सिंपल, हर चीज को आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं सबको, ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं है। फिर बस आप, अगर मैं बात करूं आज की क्लास कितनी देर की हो गई है, अभी 38 मिनट्स की हुई है सिर्फ, क्या बात है, बहुत सारी चीजें हो गई इतनी देर में। फिर आ जाओ कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। अब देखो यार, हम लोग जो हैं कंपनी सेक्रेटरीज, नाम में ही आ जा रहा है कंपनी सेक्रेटरीज, तो मतलब कंपनी से रिलेटेड ही दाल रोटी चलनी है। जो मेजर दाल रोटी छुपी हुई है वो कहां पे छुपी हुई है, कंपनी के अंदर छुपी हुई है। तो अगर कोई स्टार्टअप चालू हो रहा है, स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, जैसे लेट सपोज पेटीएम है, जोमेटो है, आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी कि पेटीएम खुद कोई कंपनी नहीं है, पेटीएम सिर्फ एक प्रोडक्ट है। किस कंपनी का, जो पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशंस है। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो 197, वो ऐसे लिखते हैं उसे 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स को आप देखोगे ना तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं।
स्टार्टिंग में एंड मोस्टली कौन से होते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। बाद में इन फ्यूचर क्या हो जाता है, वो लोग क्या हो जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स, मतलब पब्लिक कंपनी बाद में बनती है, बट स्टार्टिंग में वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही लिस्ट होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है भाई, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम फंडिंग की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ती है जो कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उनके बिजनेस की वैल्यूएशन को बड़ा करने में हेल्प करे। अब इसके लिए अगर आप लेट सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से उन्हें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चालू करना होता है, सो दैट जो उनका इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करके एक शेयर होल्डिंग ले लेगा, ही विल बिकम अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, वो बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी है। तो इस वजह से जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड स्पेशली प्राइवेट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। आपको पता होगा कि कोई भी स्टार्टअप होता है जो उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स होती है वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। वेंचर यानी कि एक, जब आप बिल्कुल बीज होते हो, बिल्कुल एक छोटी सी कंपनी होते हो और आप में भरोसा करके कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। आइए आप इसको देखना जरा, एक यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टार्टअप कॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीड आपको सब कुछ करना है, लर्न बहुत कम चीजें करनी है। स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है, फीस फॉर फाइलिंग वेब फॉर्म स्पाइस प्लस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैज बीन रिड्यूस टू जीरो फॉर प्रपोज्ड कंपनीज। यानी कि अगर ध्यान से सुनो, जो फॉर्म फाइलिंग फीसेस हैं वो कंपनी जो एमसीए ने हमारे क्या कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। किन कंपनीज के लिए फॉर्म फाइलिंग फीस जीरो हो गई है, जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम 15 लाख है। इतनी छोटी कंपनी है कि इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल ही कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल अरे सॉरी, मैक्सिमम कितनी है, 15 लाख है। और जिनके, या फिर देखो और लगा दिया है, और वेयर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम 20। अच्छा, अगर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जितना कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है मार्केट से, वो हो जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी कितना एक्चुअली रेज कर रही है मार्केट से, वो हो जाती है इश्यूड कैपिटल। तो आपको समझना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि वो नॉमिनल कैपिटल जो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेज कर सकती है, इससे ज्यादा रेज नहीं कर सकती है। तो अगर आप इतनी छोटी कंपनी हो कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल रेज आप सिर्फ 15 लाख कर सकते हो, तो आप कौन से हो जाओगे, आपकी छोटी कंपनी होगी और आपकी जो स्पाइस प्लस फॉर्म वगैरह है उसके लिए जीरो कॉस्ट है फाइलिंग की। बट अगर लेट सपोज आपकी जो कंपनी है उसमें कोई कैपिटल है ही नहीं, कंपनी कैपिटल के साथ नहीं है, आपकी कंपनी में क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेट सपोज, है ना, तो वहां पे आपके पास कैपिटल तो होगी नहीं, तो फिर क्या होगा, आप नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करोगे। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 20 हैं तो फिर आप एक छोटी कंपनी माने जाओगे और उस केस में आपको क्या करना है, आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी फॉर्म फाइल करने के लिए स्पाइस प्लस। प्लीज एक बार इसको रीड कर लेना। टैक्स एडवांटेजेस भी भाई इनको बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। टैक्स एडवांटेजेस देखो, लोगों को लगता है कि कंपनी की, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनको टैक्स एडवांटेजेस अलग बेसिस पे मिलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। कुछ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स कि अगर आप इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट ये कहना कि एक लेवल पे आपको, जैसे इस लेवल पे अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है कि बिलो 1 करोड़ है तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको टैक्स का स्लैब रेट 30% जो फिक्स हो रखा है वो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे किसी भी फॉर्म में आप हो। बट हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो जो कि इंडिया में इतना डेवलप्ड नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि उस प्रोडक्ट कैटेगरी को एक तरीके से प्रमोट करना चाहती है, वो आपको टैक्स बेनिफिट दे सकती है। बट ये कहना कि नहीं यार स्टार्टअप्स को एकदम फायदा मिलेगा टैक्स बेनिफिट्स का, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, भाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेस्ट किन लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। आप कभी भी देख लेना, जितनी भी सीए फर्म्स हैं, जितने भी सीएस फर्म्स हैं, जब नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज्यादा एक्सीड हो जा रहे हैं, कभी कभी तो 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं भी हो रहे, पार्टनर्स इंटरेस्टेड हैं इस चीज में कि भाई हमारी लाइबिलिटीज को लिमिटेड रखा जाए, तो उस केस में वो लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जरा रीड कर लेना, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप कौन सी है ये वाली, ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप है। और इसके लिए कौन सा एक्ट लगेगा, यहां पे लगेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहां पे लगेगा। और यहां पे मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50।
देखो आपको एक चीज समझनी होगी, मैं आपको बता देता हूं, यहां मैंने लिखी थी शायद, नहीं यहाँ पे दे नहीं रखी क्या, ओ ओ ओ आ जाओ। पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो प्रेस्क्राइब कर सकती है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। देखो सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ऑथराइज कितना है कि 100 तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है कि 100 पार्टनर्स तक मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। बट फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रेस्क्राइब कर रखा है, सिर्फ मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कर रखे हैं। इस बात को जरा ध्यान से देखना, चाहे तो वो 100 तक कर सकते हैं बट अभी सिर्फ 50 तक कर रखे हैं। तो हम किसके लिए किसको देखेंगे, 50 को देखेंगे। फिर सोलो प्रोप्राइटरशिप चल रहा है, फीचर्स ये भी नहीं करने। 1% कंपनी, भाई 1% कंपनी कौन सी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जिसको शौक है कि भाई हाँ थोड़ा सा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं बिजनेस करना चाहता हूं, कहने को तो मैं सोलो प्रोप्राइटर हूं, अकेले बिजनेस करूंगा, बट मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस चालू करना चाहता हूं कि मेरे जो बिजनेस की जो क्रेडिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, मैं कंप्लायंसेस कुछ करना चाहता हूं, तो आप 1% कंपनी चालू कर सकते हो, जिसमें यू विल बी द ओनली मेंबर ऑफ द कंपनी। आपका एक नॉमिनी होगा, कोई भी हो सकता है, जो कि आपके देहांत के बाद या आपके पागल होने के बाद वो बंदा मेंबर बन जाएगा। ये 1% कंपनी होती है। ये किसके लिए, सोलो एंटरप्रेन्योर्स। सोलो मतलब जो अकेले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए है। इसमें रिक्वायरमेंट जो कंप्लायंस की है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। यहां पे देखो कोई भी एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन फ्रॉम होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग किस चीज की करोगे भाई, अकेले जनरल मीटिंग में बैठोगे कि आज कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बहुत सारा, अच्छा ऐसे करोगे क्या, नहीं, अकेले हो भाई, अकेले बंदे की क्या मीटिंग होनी है ना। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइंड ओनली बाय वन डायरेक्टर। जब अकेला बंदा ही मेंबर है तो अकेला बंदा ही डायरेक्टर है, तो वही बंदा डायरेक्ट साइन कर सकता है। इसको कोई जरूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L, आपको बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं है। Minimal tax advantages. OPC, like the private limited company, has some industry specific advantages, but taxes are to be paid at a flat rate on profits. आपको कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि भाई आप 1% कंपनी है तो आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, हाँ, बट आप अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी को या जिस इंडस्ट्री को, जैसे आप आईटी, लेट सपोज आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और गवर्नमेंट ने आईटी इंडस्ट्री पे मेहरबान हो रखी है ना, तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हो तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज सिर्फ आप 1% कंपनी हो इस आधार पर आपको टैक्स बेनिफिट मिले, ये चीज पॉसिबल नहीं है। स्टार्टअप कॉस्ट, अरे भैया ना के बराबर है। ये देखो स्टार्टअप कॉस्ट एकदम सेम टू सेम है इस वाले की तरह, जो मैंने अभी आपको ये वाली बताई है, ठीक है ना। चैप्टर हमारा हो गया खत्म, बस यही है। एक बात और याद रखना, कुछ करो या मत करो, एटलीस्ट टेस्ट योर सेल्फ के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को आप करके ही जाओगे। देखो जब सब कुछ इतना पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस को और इन्हीं के आंसर्स यहां पर ढूंढकर आप जरूर से खुद एक बार पढ़ के जाएंगे। करना सब कुछ है बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी लेवल पे, मे बी आप एग्जीक्यूटिव पे या प्रोफेशनल लेवल पे हो, इग्नोर मत करना, ठीक है ना। ठीक ठाक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहां से, क्योंकि आईसीएसआई ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना, उन्हें लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कवरेज है तो क्यों इग्नोर करना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम शुरू करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कि क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट हाँ इसमें आता है, पेपर में आ सकता है, बट ये वाला चैप्टर तो भाई कुछ खास इसमें दम नहीं था। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम वाली जो चीज मैंने आपको बता दी थी, या फिर जो 15 लाख वाली ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर मैक्सिमम 20 पार्टनर्स, वो वाली जो चीजें बताई हैं उन चीजों को एक बार आप बस देख लेना, बाकी आपको और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इतना करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो कि हाँ साथ में तैयारी करना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये चैनल, आई कैन गारंटी यू, और आपको सीएस की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना है इस वीडियो को। बाय बाय।